नमस्कार दोस्तों। जिस बाप ने अपनी बेटी को दुल्हन बनाने का सपना देखा था, उसी बाप ने बीते कल के दिन अपनी बेटी को विदा किया है कफन में। कहते हैं कि जिस घर की बेटी खो जाती है, उस घर का सूरज हमेशा हमेशा के लिए डूब जाता है। हम किस टॉपिक पर आज बात करने वाले हैं, आई थिंक सो आपने वीडियो के टाइटल से, थंबनेल से आइडिया लगा लिया होगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मनीषा और मनीषा के पिता संजय के बारे में, और बात करने वाले हैं अपने भारत के खोखले कानून के बारे में, जो इंसाफ देने में कई साल लगा देता है। सो गाइस, आप सबको पता होगा कि इस घटना की शुरुआत होती है 11 अगस्त को। 11 अगस्त दोपहर 2 बजे 19 साल की मनीषा, जो प्ले वे स्कूल में पढ़ाती थी छोटे बच्चों को, ध्यान रखिएगा मनीषा की उम्र है 19 साल, जो खुद एक बच्ची थी, छोटे बच्चे को पढ़ाती थी। आंखों में उसका एक सपना था नर्स बनने का, नर्सिंग कॉलेज में दाखिला लेने का सपना ये बच्ची देख रही थी। घर से निकली, लेकिन 11 अगस्त को वो शाम तक घर नहीं लौटी। तो उसके पिता संजय ने ये बताया कि उनके अंदर कई सारे सवाल उठ रहे थे, क्योंकि इस भारत में जो भी आप अमृतकाल देख रहे हैं, इस अमृतकाल में आज भी वर्तमान समय में लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। भारत देश के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। जिस पेरेंट्स की बेटी होती है ना, अगर बेटी बाहर निकलती है और शाम तक अंधेरे तक वापस टाइम पर नहीं आ पाती है, तो उनके मन के अंदर कई कई नेगेटिव सवाल चलने स्टार्ट हो जाते हैं। कहीं ये तो नहीं हो गया होगा, कहीं वो तो नहीं हो गया होगा। और वर्तमान समय में भारत के अमृतकाल के अंदर बेरोजगारी चरम पर है। इस समय जो बच्चा पढ़ लिख रहा है, उसके अंदर भी एक अलग सा एक क्वेश्चन मार्क रेज हो रहा है, उसको इस पढ़ लिख करके रोज़गार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और जो किसान है, किसान जो दिन रात धूप में तप करके खेती कर रहा है, उसके अंदर एक डर है इस अमृतकाल के अंदर कि उसको प्रॉपर इस खेती का दाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा सरकार से। मैं बात कर रहा हूँ एमएसपी के बारे में। हर तरफ अमृतकाल दोस्तों, हर इंसान एंजॉय कर रहा है हर क्षेत्र के अंदर। देखिए, महिलाओं की स्थिति भारत के अंदर बद से बदतर होती जा रही है। घटनाएं इस तरह की काफ़ी अधिक बढ़ती जा रही है, और ये डर हर पेरेंट्स के अंदर पैदा हो रहा है कि बेटी अगर टाइम पर नहीं आई, लगातार कॉल पे कॉल, बेटी कहाँ पर है। अगर फ़ोन गलती से बैटरी की वजह से स्विच ऑफ हो गया, तो माइंड में नेगेटिव ख्यालों का एक पहाड़ बन जाता है। ये हमारा अमृतकाल। अब दोस्तों, यहाँ पर संजय के मन में काफ़ी सारे सवाल उठे, एक डर लगा। और डर के बाद इंसान करता क्या है? डर के बाद इंसान करता है सीधे पुलिस में कॉल। तो इन्होंने भी 112 पर कॉल किया। जी हाँ। और लेकिन पुलिस वालों ने कॉल पिक करते ही पता है क्या बोला? कॉल पिक करते हुए ये बोला कि आपकी बेटी शायद भाग गई होगी, या फिर उसने शादी कर ली होगी, या फिर अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पर गई होगी। सोचिए, ये है इनका बयान। अरे भाई, आपको हमने कॉल करी है हेल्प के लिए, हम आपसे अपनी बेटी का कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे हैं। तुम्हारा काम है हमारी हेल्प करना, आप जनता के आप क्या हो, सेवक हो, और आप हमको धमका रहे हो, हमको आप लोग ऑप्शन दे रहे हो। क्या पता ये हो गया होगा, क्या पता वो हो गया होगा। गजब हाल है भैया। यानी कि मदद की बजाय पुलिस ने बेटी के चरित्र पर सवाल उठा दिए। और ठीक इसके 2 दिन बाद 11 अगस्त को बेटी घर से बाहर निकली। 11 अगस्त को रात 112 पे कॉल की गई, और 2 दिन बाद 13 अगस्त की सुबह सिघानी गांव में एक किसान ने खेतों में देखी एक लाश, गर्दन कटी हुई, दोनों आंखें गायब, और कुछ यहाँ पर अंग जंगली जानवरों ने नोच डाले थे। और जो पोस्टमार्टम इस बॉडी का हुआ, तो पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर भी काफ़ी कन्फ्यूज थे कि हम पोस्टमार्टम करें तो करें किसका, क्योंकि बॉडी में कुछ बचा ही नहीं था। गर्दन पर 29.5 सेंटीमीटर लंबा और 16 सेंटीमीटर चौड़ा गहरा घाव था। देखिए, 30 सेंटीमीटर लंबा, मतलब कि जो आप स्कूलों में अपने स्केल को यूज़ करते हैं छोटे वाले, उसको आप दुगना कर लीजिएगा, क्योंकि वो स्केल होता है 15 सेंटीमीटर का। इतना गहरा घाव था। सिर्फ 5 सेंटीमीटर हिस्सा ही गर्दन से जुड़ा हुआ था। सोचिए, 5 सेंटीमीटर मात्र, पूरी गर्दन अलग थी। खाने और सांस की नली तक काट दी गई थी। इतना दर्दनाक दृश्य हमको याद दिलाता है निर्भया केस की। निर्भया नाम तो आपको शायद याद होगा। घटना कब की थी वैसे? ये घटना आपको याद है? घटना थी वो 2012 की, और इंसाफ कब मिला था उसको? वर्ष 2020 में। पूरे 8 साल। ये हमारी कानून व्यवस्था कि मुजरिम सामने है, सारे एविडेंस, सारे सबूत सामने हैं, मुजरिम खुद इस बात को एक्सेप्ट करता है, लेकिन फिर भी इंसाफ मिलने में पूरे के पूरे 8 साल लग जाते हैं। जो मुजरिम होता है उसको भी सरकारी वकील प्रोवाइड कर दिया जाता है कि वो सरकारी वकील उसके फेवर में केस लड़े। ये है हमारा अमृतकाल। चलिए, कोई बात नहीं, आता हूँ वापस टॉपिक की तरफ। और यहाँ पर पिता की बेबी से देखिएगा, मनीषा के जो पिता संजय, उनकी बेबी से देखिएगा कि मनीषा के पिता संजय की आंखों में सिर्फ आंसू नहीं थे, बल्कि 1000 सवाल,
और हजार बेबसी छुपी हुई थी। उन्होंने कई बार ये बोला अपने इंटरव्यू में कि मैंने पुलिस से गुहार लगाई कि मेरी बेटी को ढूंढ लो, लेकिन मदद के बजाय उन्होंने क्या कहा कि भाग गई होगी तुम्हारी बेटी। सोचिए। और एक लेटर भी वहाँ से प्राप्त हुआ है। अब इस लेटर को लेकर भी बहुत सारे क्वेश्चन रेज हो रहे हैं कि ये लेटर सही है या फिर फेक लेटर है, फाइल को दबाने के लिए, फाइल को क्लोज करने के लिए ये प्रपंच रचा गया है। इस लेटर को आप ध्यान से देखिएगा। जिस बाप ने अपनी बेटी को पढ़ाया हो, उसके सपने सवारे हो, उसी बाप को पुलिस वालों से सुनना पड़ा कि तुम्हारी बेटी घर से भाग गई होगी। कैरेक्टर सर्टिफिकेट कॉल पर प्रोवाइड कर रही है इस समय पुलिस वाले, गजब हाल है। 13 अगस्त की सुबह वही बाप अपनी बेटी की लाश के सामने खड़ा था। आंखें गायब थी, गर्दन कटी हुई थी। ये मंजर दोस्तों देखना पॉसिबल नहीं है किसी के लिए भी, आम इंसान के लिए भी। सोचिए, वो तो उस मनीषा का पिता है। और दोस्तों, उस पिता ने उस वक्त केवल यही कहा होगा अपने मन ही मन कि मैंने बेटी को दुल्हन बनाने का सपना देखा था, लेकिन उसे कफन में देखना पड़ा। और जब इस मनीषा की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया भिवानी के अंदर, भिवानी हॉस्पिटल के अंदर भिवानी के डॉक्टर ने जब पोस्टमार्टम किया तो ये शक जताया कि हत्या से पहले इस बच्ची के साथ, मनीषा के साथ दुष्कर्म हुआ है। लेकिन बॉडी इतनी गल चुकी थी, इतनी मतलब करके बॉडी में से इतने पार्ट गायब हो चुके थे कि साफ साफ सबूत दुष्कर्म के मिलना पॉसिबल नहीं था। डॉक्टर ने काफ़ी ट्राई तो किया, लेकिन प्राइवेट पार्ट ही गायब थे उस बॉडी से। फिर केस पहुंचता है रोहतक पीजीआई के पास में। वहाँ पे इस बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ और वहाँ पे डॉक्टर ने ये बताया कि बॉडी में हार्ट, लीवर, यूट्रस तक गायब था, क्योंकि दुष्कर्म के जो सैंपल लिए जाते हैं वो लिए जाते हैं यूट्रस से, और वही उस बॉडी से गायब था। तो दुष्कर्म की पुष्टि आखिरकार डॉक्टर कैसे कर पाएंगे? मतलब कि हत्यारों ने योजनाबद्ध तरीके से वारदात को अंजाम दिया था। अब ये इंसान के रूप में जानवर थे, उन्होंने ये घटना मतलब कि ये पार्ट गायब करे, या फिर सच में जानवरों ने ही ऐसा किया? क्योंकि इंसान बिना किसी जानवर से अब कम नहीं हो रहे हैं। लगातार महिलाओं के ऊपर जो इस तरह की वारदात है उसकी संख्या लगातार बढ़ रही है। हम कह सकते हैं कि इंसान जानवर में परिवर्तित हो रहे हैं। इसका ग्राफ जे कर्व पकड़ चुका है। ये है हमारा अमृतकाल और ये हमारी कानून व्यवस्था का डर लोगों के अंदर। सोचिए, यहाँ पर बॉडी इतनी गल सड़ चुकी है कि डॉक्टर तक कंफ्यूज हो चुके हैं। बॉडी के सारे पार्ट उस बॉडी से गायब पड़े हैं। हत्यारों ने योजनाबद्ध तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया है। और जिस समाज में बेटियां सुरक्षित ना हो, वहाँ इंसाफ का चेहरा भी शर्मसार हो जाता है। और रही बात पुलिस प्रशासन के बारे में, तो 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस के हाथ आज भी खाली हैं। 16 अगस्त को भिवानी एसपी का तबादला हुआ है और 5 पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है। ये एक्शन तो सरकार ने लिया है, लेकिन सस्पेंड करके क्या होगा? एक काम करिए ना कि उस थाने के तमाम कर्मचारियों को ब्लैक लिस्ट कर दो। सस्पेंड का मतलब क्या होता है कि आधी सैलरी आपके अकाउंट में आती है, बैठे बैठे लोगों को आधी सैलरी मिल रही है। और ऐसे घटिया लोग पिछले अपने कारनामों से बहुत पैसा कमा चुके होते हैं। लेकिन नहीं, तगड़ा एक्शन तो होना चाहिए। ये केवल सस्पेंड कर देना, उसका ट्रांसफ़र कर देना, ये पर्याप्त नहीं है। लेकिन परिवार अब भी न्याय की मांग पर अड़ा हुआ है। जो आम जनता है वो सड़कों पर उतर आई है। लोगों ने दिल्ली पिलानी रोड जाम कर दिया है और गांव वाले अभी धरने पर बैठे हुए हैं। और जो राजनीतिक नेता हैं वो अपने अपने पापड़ सेक रहे हैं, इस पर भी अपनी राजनीति कर रहे हैं। और जन नायक जनता पार्टी के दिग्विजय चौटाला ने साफ साफ ये कहा है कि हमने तो सुना है कि हरियाणा की पुलिस जो है वो मुर्दों को भी ढूंढ के निकाल लेती है, मतलब कि कब्र से भी मुजरिम निकाल सकती है। ये इनके स्टेटमेंट थी। लेकिन दोस्तों, यहाँ तो आरोपी तक की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस कर क्या रही है? वो अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से चल रहे हैं। लेकिन जनता के अंदर गुस्सा भरा हुआ है। मनीषा की मौत के बाद भी हरियाणा ही नहीं, पूरे देश में आक्रोश फैल चुका है। गांव-गांव में लोग सड़क पर उतर आ चुके हैं। दिल्ली पिलानी रोड पूरा जाम हो चुका है। हर जगह कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। और जो हमारा हरियाणा है, हरियाणा में जो सेलिब्रिटी हैं उनके द्वारा हैशटैग जस्टिस फॉर मनीषा चलाया जा रहा है। ये काफ़ी ट्रेंड पकड़ चुका है। और जब भारत में बेटी सुरक्षित नहीं, तो फिर सरकार किस काम की? हम क्यों देते हैं इनको वोट? अपनी सुरक्षा के लिए। हम क्यों देते हैं इनको वोट? अपने रोजगार के लिए, कि हमको पढ़ लिखने के बाद में ये सरकार हमको रोजगार प्राप्त करवा पाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। युवाओं के अंदर आत्महत्या की जो दर है वो लगातार बढ़ रही है इस अमृतकाल में। और जो किसानों की आत्महत्या की जो दर है वो भी लगातार हर राज्य के अंदर बढ़ रही है। और महिलाओं के अत्याचार के बारे में तो खैर कहने क्या इसी अमृतकाल के लिए हमने इस सरकार को चुना था? क्या सच में आप इस अमृतकाल को एंजॉय कर रहे हो? प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट पक्का करिएगा। लेकिन सवाल आज भी दोस्तों खड़ा है
सवाल बिल्कुल तगड़े अपने दम के साथ में खड़ा है और सरकार से केवल सवाल ये हो रहा है कि आखिरकार कब तक बेटियां बलि चढ़ती रहेंगी, कब तक ये इंसान के रूप में हैवान जन्म लेते रहेंगे। आखिरकार इनको सबक कब सिखाया जाएगा, कानून का डर इनके अंदर कब बैठाया जाएगा। विदेशों के कानून इतने टाइट है कि लोग कोई भी क्राइम करने से पहले 100 बार सोचता है और जब उसको देखता है कि हाँ मेरे साथ ऐसा हो सकता है, कानून का डर इतना होता है कि वो क्राइम करता ही नहीं है। सोचिए, अब असली विकास उस देशों के अंदर हो रहा है, फिर असली विकास हमारे भारत देश के अंदर हो रहा है। थिंक अबाउट इट। मैं आता हूँ वापस टॉपिक की तरफ। और भारत में ना कई बड़े और चर्चित रेप केस हुए हैं जिन्होंने पूरे भारत देश को बुरी तरीके से हिला करके रख दिया था, जिसमें सबसे बड़ा रेप केस था निर्भया केस। वर्ष था आपका 2012 और स्टेट थी आपकी दिल्ली, जिसे हम यूटी कहते हैं। चलती बस में 23 वर्षीय पैरामेडिकल छात्रा के साथ में सामूहिक बलात्कार हुआ था, उसकी निर्मम हत्या कर दी गई थी और दोषियों को फांसी कब दी गई थी? 2020 में। केस कब हुआ था? 2012 में। पूरे 8 साल लग गए। निर्भया सिर्फ एक नाम नहीं थी, वो हर बेटी की चीख बन गई थी उस समय। अब उसके बाद भी लगातार इस तरह के केस चलते रहे और बढ़ते रहे। कथुआ केस आपको याद होगा, 2018 में हुआ था जम्मू कश्मीर में, जहां पर 8 साल की, सोचिए 8 साल की बच्ची को मंदिर में बंधक बनाया गया था। 8 दिनों तक उसका रेप कर दिया गया था और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। और इस केस में कई पुलिसकर्मी तक शामिल हुए थे। और कहते हैं कि जब मासूमियत को भी दरिंदगी निगल ले तो इंसानियत का सर शर्म से झुक जाता है। और उसके बाद आपको याद होगा, इससे 1 वर्ष पहले आपका यूपी के अंदर उन्नाव केस हुआ था। 17 साल की लड़की से बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर द्वारा रेप किया गया था और अदालत ने विधायक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। आप देखिएगा, राम रहीम जिसको लेकर के पूरे एविडेंस हैं, जिस समय सज़ा काट रहा है, सज़ा कम काट रहा है, वो पेरोल पे बाहर सबसे अधिक रहता है। और ये है हमारा इस समय भारत की असली तस्वीर। अगर आप सच में मेरी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो पर यस लिखिएगा, सहमत नहीं है तो इस वीडियो को प्लीज़ आप लोग डिसलाइक पक्का मारिएगा। जी हाँ, डिसलाइक पक्का मारिएगा। दोबारा इस वर्ड का मैं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो बनाया जाता है केवल इंसान को जागरूक करने के लिए, और जो अंदर से जानवर हो ऑलरेडी उसको परिवर्तित करने का मुझे कोई शौक़ नहीं है, ना मेरा कोई मन है, क्योंकि वक्त से बड़ा गुरु कोई नहीं होता है। जब वो घटना उस जानवर के साथ में घटित होगी ना, तो उसकी आंखें अपना आप खुल जाएगी कि आखिरकार दर्द की असली परिभाषा होती क्या है। आपको याद होगा, जब सत्ता ही दोस्तों अपराधी बन जाए ना, तो इंसाफ पाना सबसे मुश्किल हो जाता है। जिसने भी ये लाइन लिखी थी ना, बहुत अच्छी लिखी थी। मैंने एक बुक्स में इस लाइन को पढ़ा था। आपको याद होगा, हाथरस केस 2020 में हुआ था उत्तर प्रदेश के अंदर। 19 साल की दलित लड़की के साथ में गैंग रेप होता है, फिर उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। और क्या होता है, पुलिस वालों ने रात में जबरन उस बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया, पेट्रोल उसके ऊपर डाल करके। मतलब सोचिए, आक्रोश उस समय जनता का बड़ा था। चिता की आग से भी ज़्यादा दर्दनाक वो जबरन संस्कार था। कहते हैं कि साइंस के हिसाब से सबसे अधिक दर्द पता है कब होता है? सबसे अधिक दर्द होता है किसी जिंदा बॉडी का जलना। और साइंस के हिसाब से सेकंड जो सबसे अधिक पेन होता है वो होता है लेबर पेन, जब कोई महिला किसी बच्चे को जन्म देती है। आपको याद होगा, शक्ति मिल्स केस 2013 में हुआ था मुंबई के अंदर। पत्रकार और एक युवती के साथ शक्ति मिल्स कंपाउंड में सामूहिक बलात्कार हुआ था। दोषियों को सजाए मौत सुनाई गई थी। ये वही शहर था, कभी सपनों का शहर कहे जाने वाला मुंबई उस दिन दरिंदगी का शहर बन चुका था। वैसे दोस्तों, जो ये घटना घटित हुई है 11 अगस्त को मनीषा की हत्या को लेकर के, मनीषा अब कभी लौटकर नहीं आएगी, लेकिन उसका इंसाफ जिंदा रहना चाहिए। आज ज़रूरत है कि हम सब मिलकर के उसकी आवाज़ बने। जी हाँ, क्योंकि अगर हम चुप रहे तो कल ये दर्द किसी और की बेटी, किसी और के घर तक पहुंच सकता है और ये चिंगारी हमारे घर तक भी पहुंच सकती है। तो इसलिए हमको आवाज़ उठानी होगी। और जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैशटैग जो भी ट्रेंड चलाया जा रहा है, प्लीज़ उसमें आप लोग पार्टिसिपेट जरूर करिएगा। शायद जिसकी आंखों में पट्टी बंधी है, कानों में रुई ठूसी हुई है जिस प्रशासन ने, क्या पता उसके कानों की रुई हट जाए। और अब बात करते हैं कि इस तरह की घटनाएं भारत की ज़मीन के ऊपर लगातार क्यों बढ़ रही हैं, ये आंकड़ा क्यों ग्रोथ कर रहा है। दोस्तों, भारत में ना हर दिन करीब 86 बलात्कार के मामले दर्ज होते हैं और ये 2021 के एनसीआरबी की रिपोर्ट के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। और ये आंकड़ा लगातार जे कर्व पकड़ रहा है, आसमान छू रहा है।
यानी कि हर दिन इतनी सारी बहन बेटियों के साथ में गलत होता है और 89% केस में ये गलत काम कोई जान पहचान वाला ही करता है। और कुछ लोग कहते हैं कि पोर्न वेबसाइट की वजह से ये सब हो रहा है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तो वीडियो को पॉज करके आप मुझे यस चाहो तो लिख सकते हो, चाहो तो कमेंट करना कोई ज़रूरी नहीं है, ध्यान रखिएगा, मर्जी हो तो करिएगा। क्योंकि कहते हैं दोस्तों कि संगत का असर पक्का पड़ता है, जैसा संग होगा वैसा अपना रंग होगा। कहते हैं जैसा अन्न वैसा तन, तो जैसे विचार वैसा बनेगा आपका मन। ये वेबसाइट दोस्तों गलत चीज़ें दिखाती हैं, जिससे कुछ लोग हिंसक और गलत सोच में पड़ जाते हैं। एक्चुअली यहाँ पर कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी एक सॉफ्ट पॉर्न हब बन चुके हैं जो आपको सर्व करते हैं। जैसे 2024 में पॉर्न हब जैसी वेबसाइट को दुनिया भर में 11.4 अरब बार देखा गया था 2024 में, और भारत में भी लाखों लोग ऐसी वेबसाइट देखते हैं जो गलत गतिविधियां आपको दिखाती हैं। आपको लगता है कि रियल में ये लोग कर रहे हैं? नहीं, इसको काफ़ी इन सभी वीडियोस को SFX के माध्यम से, AI के माध्यम से कुछ तड़का इसमें दिया जाता है। लोगों को लगता है कि सच में रियल में इतना ही होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो लोग दोस्तों ड्रग्स ले करके ये शूट करते हैं, और अब एक आम इंसान के साथ में अगर ये दरिंदगी कर रहे हैं सोचो उसका क्या हाल होता होगा। लेकिन सिर्फ इन वेबसाइट को दोष देना दोस्तों ठीक नहीं है। हमारे स्कूल में हमें अच्छे बुरे का फ़र्क समझाने की भी कमी है। पुलिस और कानून को और सख्त होना पड़ेगा, एक डर बैठाना पड़ेगा। विदेश कंट्री में जो इस तरह की घटनाओं को जो जानवर अंजाम देता है, उस जानवर के साथ में जानवर जैसा व्यवहार करा जाता है, उसको इतनी तगड़ी सज़ा मिलती है। आपको याद होगा चॉप चॉप स्क्वायर में क्या होता है? चॉप चॉप स्क्वायर दोस्तों ये किस देश का स्क्वायर है? आप गूगल में सर्च करिएगा, इस कंट्री का नाम आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। वहाँ पर खुलेआम जो दोषी होता है उसको मारा जाता है, पब्लिक देखती है, एक डर बैठता है उनके अंदर। पुलिस और कानून को भी सख्त होना पड़ेगा भारत के अंदर, तब शायद ये केसों का आंकड़ा कम हो पाएगा। जहाँ ऐसे केस ज़्यादा हैं वहाँ सरकार को और ध्यान देना चाहिए, और हमें अपनी बहनों की इज्जत करना हर युवा को सिखाना चाहिए। वैसे तो हर इंसान अपने घर के अंदर माँ की, बेटी की, अपनी बहन की बहुत रिस्पेक्ट करता है, लेकिन वो बाहर जा कर के आखिरकार जानवर क्यों बन जाता है? मैं इस जानवर वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ, कुछ लोगों को शायद बुरा भी लग रहा होगा मेरे इस शब्द से, तो वो जो जानवर है तो मैं जानवर को जानवर बोलूँगा। बड़े इंसान का चोला पहन रखा है उसने, भगवान ने शायद गलती कर दी, उसको भगवान का चोला दे करके उसे गधा, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली कुछ भी बना के भेजना चाहिए था। हमारा देश उसे सच कहूँ तो अब सुरक्षित नहीं है। धर्म की आड़ में हिंदू को मुसलमानों से, मुसलमानों को हिंदू से लग रहा है वर्तमान समय में डर। सोचिए, अगर अंधेरा होते ही बेटी घर में टाइम पर नहीं आती है, पेरेंट्स के मन में काफ़ी सारे गलत विचारों का एक बहुत बड़ा आडंबर खड़ा हो जाता है। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मैं अगर बोलूँगा वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा। अब दोस्तों आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही। मनीषा के लिए #JusticeForManisha लिख करके अपनी आवाज़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज़रूर उठाइएगा, क्योंकि जब आवाज़ें जुड़ती हैं तभी इंसाफ की दीवारें बुरी तरीके से हिलती हैं। और आपका एक शेयर, एक कमेंट और एक आवाज़ शायद मनीषा के पिता को हिम्मत दे सके। आप जिस किसी के भी वीडियो को वॉच कर रहे होंगे मनीषा से संबंधित, उसके कमेंट में आप प्लीज़ #JusticeForManisha पक्का लिखिएगा, क्योंकि इस समय शायद वो पिता बुरी तरीके से टूट चुका होगा। जी हाँ, क्योंकि जब अपनी बेटी की इस तरह की वो बॉडी देखता है तो वो अंदर से बुरी तरीके से टूट ही जाता है। कोई भी पिता क्यों ना हो, कोई भी माता क्यों ना हो, कोई भी भाई क्यों ना हो। सो गाइस आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। मिलता हूँ जल्द अपने वीडियो के साथ, तब तक के लिए